हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान विषय के 17वें अध्याय में, जो कि है किशोरावस्था की ओर। सबसे पहले हम इस अध्याय में दिए गए जो खास तथ्य हैं उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हम उत्तर भी जानेंगे। तो आज हमारा जो अध्याय है वो है किशोरावस्था की ओर। आप बड़ी हो रही हैं या फिर आप बड़े हो रहे हैं, रीचिंग टू द एज ऑफ एडोलेसेंस। स्टूडेंट्स, मनुष्य में 11 वर्ष से 19 वर्ष की आयु में तीव्र गति से विकास एवं वृद्धि होती है। मनुष्य का जो जीवन काल है वो मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरता है। विकास एवं वृद्धि की जो पहली अवस्था है वो शैशवावस्था कहलाती है, इन्फेंसी, जब आप बिल्कुल ही नवजात शिशु होते हैं, जिसकी अवधि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होती है। 6 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था, चाइल्डहुड कहलाती है। 11 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था जो है वो किशोरावस्था है, जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। इस अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। इसी अवस्था में मनुष्य प्रजनन की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। किशोर अवस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसको हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं, यानी कि वहाँ पे आपकी मैच्योरिटी आ जाती है। इस अध्याय में हम खासकर किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों पर बातचीत करेंगे, यानी कि मनुष्य के शरीर में 11-12 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक की आयु में शरीर में जो अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं उसी के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों को टीन एजर्स भी कहा जाता है। जब आप काउंटिंग करते हैं तो 12 के बाद आ जाता है 13 से लेकर 19 तक में टीन लगा हुआ है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 13 से लेकर 19 तक के जो एज होता है उसको टीन एज भी कहा जाता है। यह अवस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच संक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, ये आपका चाइल्डहुड और मैच्योरिटी से लेकर ये आपका चाइल्डहुड और मैच्योरिटी लेवल आने तक के बीच का टाइम होता है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि लड़कियां जो है वो जल्दी से बड़ी हो जाती हैं, तेज़ी से उनके शरीर में जो है विकास होता है। इस अवस्था की अवधि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में जनन क्षमता का विकसित होना है। जनन परिपक्वता के साथ ही किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। स्टूडेंट्स, किशोरावस्था में आपके शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उनमें से सबसे पहला है लंबाई में परिवर्तन। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। इस दौरान जो है शरीर की हड्डियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं और बच्चा जो है वो लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां जो है लड़कों की अपेक्षा तेज़ी से बढ़ती हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक लड़के तथा लड़कियों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। आपके शरीर की जो अधिकतम लंबाई होगी वो 18 वर्ष तक आप इसको प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद जो है लंबाई आमतौर से बढ़ती नहीं है। किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करता है। एक तो है कि जो जेनेटिक होता है, माँ बाप का असर लेता है बच्चा, और दूसरा है कि संतुलित आहार का भी असर जो है आपकी लंबाई पर पड़ता है। यहाँ पे एक तालिका के माध्यम से दिया गया है कि कितने वर्ष की आयु में हम अपने लंबाई का कितना प्रतिशत जो है प्राप्त कर लेते हैं। जैसे लड़का जो है 8 वर्ष की आयु में 72% लंबाई जो है अचीव कर लेता है, वहीं लड़कियां जो है थोड़ा तेज़ी से बढ़ती हैं, तो ये जो है 77% जो है 8 वर्ष की आयु में ही अपनी लंबाई का प्राप्त कर लेती हैं। और इसी तरह से जो है 18 वर्ष आते आते 100% जो है लंबाई आपकी जो शरीर की होगी वो निश्चित हो जाती है।
तो दी गई जो तालिका थी इसमें लड़के तथा लड़कियों की आयु के अनुसार लंबाई में वृद्धि की औसत दर दर्शाया गया है। किसी विशेष आयु में अपनी पूर्ण लंबाई का कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है यह तालिका में दर्शाया गया है। इस तालिका के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति किशोरावस्था के अंत तक कितना लंबा हो सकता है। जैसे 10 वर्ष की लड़की अपनी लंबाई का 84% लक्ष्य प्राप्त कर लेती है, तो किशोरावस्था की समाप्ति तक उसकी अनुमानित लंबाई की गणना इस प्रकार की जा सकती है। देखिए 10 वर्ष में जो है, यहाँ पे तालिका में आपको देखना है, 10 वर्ष में एक लड़की कितना प्रतिशत अचीव कर लेती है? 84%। आज अगर उसकी लंबाई 105 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई टोटल कितनी होगी शरीर की 18 वर्ष आते आते? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए वर्तमान लंबाई को ऊपर लिखना है आपको, 105 सेंटीमीटर अगर उसकी वर्तमान लंबाई है, और नीचे आपको बटा में लिखना है वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत। तो 84% 10 साल में होता है, तो यहाँ पे हम 84 लिख देंगे और गुना कर देंगे 100 से। तो इस तरह से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 125 सेंटीमीटर आता है, यानी कि उसके शरीर की लंबाई अनुमानित जो है 125 सेंटीमीटर होगी जब वो 18 साल की होगी। तो किशोरावस्था में शरीर में होने वाले परिवर्तनों में जो दूसरा बहुत प्रमुख परिवर्तन है वो है शारीरिक बनावट में परिवर्तन आना। किशोरावस्था में कंधा जो है वो फैलकर चौड़ा हो जाता है, लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है, लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशियां जो है वो गठीली हो जाती हैं, लड़कों के चेहरे पर मूछ तथा दाढ़ी निकल आती है, दोनों में नाभि के नीचे, जांघ के ऊपर तथा कांख में यानी कि आर्मपिट में जो बगल कहलाता है बाल निकल आते हैं, लड़कों के सीने में तथा शरीर में त्वचा पर भी बाल निकल आते हैं, लड़कियों के स्तन का उभार स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तीसरा जो बदलाव आता है हमारे शरीर में वो है स्वर में, यानी कि आवाज़ बदल जाता है। बचपन में आपकी जो आवाज़ होती है, किशोरावस्था आते आते जो है आपकी आवाज़ में जो है बदलाव आ जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए लड़कों की जो आवाज़ है वो कर्कश मतलब भारी हो जाती है तथा लड़कियों की आवाज़ मधुर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि किशोरावस्था में स्वर यंत्र, ठीक है, विकसित होकर बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में दिखाई देने लगता है। यहाँ पे इस उभार को एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटा होता है और सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। लड़कों के स्वर यंत्र की पेशियों में कभी कभी अनियंत्रित वृद्धि हो जाने से आवाज़ जो है भारी, कर्कश तथा फटने जैसी सुनाई देने लगती है, परंतु कुछ ही दिनों में आवाज़ जो है वो सामान्य हो जाती है। और अगला जो परिवर्तन आता है वो ये है कि स्वेद एवं तैल ग्रंथियां जो होती हैं तथा जननांगों में ये क्या होता है। देखिए किशोरावस्था में स्वेद ग्रंथियों एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता क्या होती है, बढ़ जाती है, जिस कारण चेहरे पर फुंसियां, कील और मुहासे निकल जाते हैं। मुहासों के सूखने पर काले काले दाग चेहरे पर दिखाई देने लगता है। किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग जो है वो पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। लड़कों में शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है जो स्वप्न दोष के रूप में परिलक्षित होता है, जिसको नाइट फॉल भी कहा जाता है। किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं और ऋतुस्राव जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ऋतुस्राव को मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर एमसी भी कहा जाता है। और अगला है मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। किशोरावस्था में व्यक्ति पूर्व की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील तथा स्वतंत्र हो जाते हैं। इनके सोचने के तरीके बदल जाते हैं। यह सब बदलाव व्यक्ति के मानसिक विकास का सूचक है ना। तर्क के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। इस अवस्था में सीखने की अधिक क्षमता होती है, मतलब आप जो है समझदार होने लगते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक भावना से ओतप्रोत होते हैं। इन कार्यों में रुचि बढ़ जाती है।
कभी कभी असुरक्षा की भी भावना पैदा हो जाती है। गरीबों, मजबूरों, बुजुर्गों एवं असहाय लोगों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हैं, हर संभव उन्हें सहायता करते हैं। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होते हैं। और अगला जो पॉइंट है वो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। पिछले अध्याय में हमने विर्षण द्वारा शुक्राणु एवं अंडाशय से अंडाणु नामक युग्मक उत्पन्न होते हैं, ये जाना है। लड़कों में मूछ, दाढ़ी एवं लड़कियों में स्तन दिखाई देने लगता है। कांख, सीना तथा नाभि के नीचे एवं जांघ के ऊपर के क्षेत्र में बाल निकलना किशोरावस्था के विशेष लक्षण हैं। इन लक्षणों को द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी कहते हैं। इन लक्षणों के आधार पर लड़का तथा लड़की में स्पष्ट अंतर देखा जाता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो किस प्रकार नियंत्रित होते हैं, तो इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर के अंदर विभिन्न स्थानों पर अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि इंडोक्रिन ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्रंथियों से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ यानी कि हार्मोन जो है वो स्रावित होता रहता है। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करते हैं। हार्मोन अपने कार्यों के लिए विशिष्ट होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, जिस कारण स्रावित हार्मोन रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचती है और अपना कार्य करता है। किशोरावस्था में जो विर्षिण होते हैं, टेस्टिस द्वारा पुरुष हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूछ तथा दाढ़ी जो है वो निकलने लगती है। इसी तरह अंडाशय से स्त्री हार्मोन जिसको एस्ट्रोजेन कहा जाता है का उत्पादन शुरू हो जाता है, जिससे लड़कियों में स्तन का विकास होने लगता है। और आगे है मानव में जनन अवधि। तो मानव में जो है जनन की जो प्रक्रिया है वो कितने वर्ष से लेकर शुरू हो जाती है और कब तक जो है ये क्षमता रहती है, इसके बारे में जानते हैं। जब किशोरों के विर्षण यानी कि नर युग्मक अर्थात शुक्राणु जिसको स्पर्म भी कहते हैं एवं किशोरियों के अंडाशय यानी कि मादा युग्मक अर्थात अंडाणु जिसको हम ओवम कहते हैं उत्पन्न करने लगते हैं, तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है। किशोरावस्था से स्टार्ट होकर ये जीवन भर नहीं चलते हैं। स्त्रियों में जनन अवधि जो है वो 10 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक ही होती है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा 5 से 7 वर्ष तक अधिक रहती है। 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है। ये स्त्री के शरीर में होता है। इस समय गर्भाशय की दीवार जो है वो मोटी हो जाती है ताकि निषेचित अंडाणु को ग्रहण कर सके अर्थात गर्भधारण हो सके। यदि अंडाणु निषेचित ना हो तब क्या होगा? इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की मोटी स्तर जो है रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। और इसे ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं। रक्त का स्राव उसे 5 दिनों तक हो सकता है और ये ब्लीडिंग जो है वो जो है 5 दिनों तक नॉर्मली हो सकता है। मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों का एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल पर चलता रहता है। इसलिए इसे ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल संक्षेप में MC कहते हैं। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाशय से निर्मोचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्त वाहिकाओं सहित टूटना शामिल है। यह चक्र स्त्रियों में 11-12 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक चलता रहता है। पहला ऋतुस्राव चक्र किशोरावस्था में ही होता है। इसे रजोदर्शन कहते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते यह चक्र प्रायः रुक जाता है और इसे जो है रजोनी वृत्ति कहते हैं।
स्टार्ट होता है तो उसको रजो दर्शन कहते हैं। और जब एक एज तक पहुँचते पहुँचते 45 से 50 वर्ष की आयु तक आते आते जब पूरी तरह से ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो समाप्त हो जाता है तो इसे हम रजोनी वृत्ति कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र अनियमित होता है, परंतु फिर जो है वो सामान्य हो जाता है। और आगे है प्रजनन एवं स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से जो है वो मुक्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम तथा व्यक्तिगत सफाई आवश्यक है। किशोरावस्था में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है क्योंकि शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियां की क्रियाशीलता बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। स्नान करते समय सभी अंगों की सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा रहता है। ऋतुस्राव के दौरान किशोरियों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। स्राव को आवेशित करने के लिए कीटाणु रहित मुलायम सूती कपड़ा जो अच्छी तरह सूखा हो या अच्छे गुणवत्ता वाला पैड प्रयोग में लाना चाहिए। कपड़े को गर्म पानी में डिटॉल डालकर धोना और भी बेहतर होगा। गंदगी से दिनाय, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी पढ़ लें आप। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में विवाह के लिए आयु निर्धारित है? लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है। कानून बनाकर निर्धारित कर दी गई है। इसका पालन ना करना जो है वो कानूनन जुर्म है और सजा का प्रावधान है। अगर इससे कम उम्र में कोई शादी करता है तो वो बाल विवाह में आ जाएगा और फिर आपको जो है आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि 18 वर्ष से पहले लड़कियों का जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से मां बनने के लिए तैयार नहीं होती है और लड़के भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। और आगे है कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिजों की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। दूध अपने आप में क्या है? एक संतुलित आहार है जिसको हम कंप्लीट फूड भी कहते हैं। शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। जन्म के तुरंत बाद शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए क्योंकि यह गाढ़ा पीला दूध रोग प्रतिरोधी होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्यून जो है वो बूस्ट होता है इससे शिशुओं के रक्त में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। और आगे है किशोरावस्था में शारीरिक एवं सांवेगिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक एवं सांवेगिक विकास के समय कुछ लोग ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं जिसका परिणाम जो है अत्यंत घातक एवं जानलेवा होता है। धूम्रपान एवं तंबाकू का सेवन इसमें सबसे घातक है। भारत में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भारत में 50 लाख बच्चे 15 साल की उम्र से तंबाकू के आदी हो जाते हैं। प्रतिदिन 55,000 बच्चे तंबाकू का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तंबाकू के कारण भारत विश्व का मुंह कैंसर की राजधानी कहा जाता है। तो इस तरह की आदतों को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इस तरह की आदतों को बिल्कुल ही नहीं अपनाना है क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा साबित होता है। बिहार खैनी खपत का अथाह समुद्र है। विश्व स्तर पर अस्वस्थता और जीवन को घटाने से रोकने के लिए तंबाकू की खपत घटाना अत्यंत आवश्यक है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में प्रतिवर्ष करीब 1 लाख नए कैंसर मरीज होते हैं और इनमें से 50% लोगों को तंबाकू एवं इसके दुष्प्रभाव की जानकारी ही नहीं होती है। तंबाकू के दुष्प्रभाव से जहां एक तरफ हम कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति, परिवार एवं राज्य पर आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। भारत में तंबाकू के कारण होने वाली बीमारी के उपचार और देखभाल में प्रतिवर्ष 1,04,500 करोड़ रुपया खर्च होते हैं। बिहार सरकार द्वारा यहाँ के कैंसर मरीजों के इलाज में प्रतिवर्ष 1,341 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। इसके बावजूद भी पैसों की कमी के कारण अच्छे इलाज के अभाव में अनेकों लोग जो है घुट घुट कर मरते हैं। और यहाँ पे जो है तंबाकू के सेवन से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है। सबसे ज़्यादा तंबाकू का प्रभाव जो है वो मुंह से लेकर फेफड़ों के साथ साथ रक्त धमनियों पर भी पड़ता है।
साथ ही साथ इसका बुरा प्रभाव दिमाग, आँख, हड्डी, पेट, खाने की नली, मूत्राशय और शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। तंबाकू सेवन एवं धूम्रपान करने वालों को भूख भी ठीक से नहीं लगती है, मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है तथा मुंह से दुर्गंध आने लगती है। ब्रेन हेमरेज, फेफड़े की गंभीर बीमारियां, दिल का दौरा, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का अत्यंत कमज़ोर हो जाना एवं अन्य अनेकों बीमारियों का मुख्य कारण जो है वो तंबाकू का सेवन है। खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला इत्यादि का बिहार में इतना ज़्यादा खपत है कि मुंह और गले का सर्वाधिक कैंसर बिहार में ही होता है। बिहार में अभी प्रतिवर्ष करीब 1 लाख कैंसर के मरीज होते हैं, जिनका अगले 1 दशक में महामारी का रूप धारण करने की संभावना है। और यदि तंबाकू का प्रयोग बिहारवासी छोड़ दें तो करीब 50,000 लोग प्रतिवर्ष कैंसर के चपेट में आने से बच जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO जिसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 50% कैंसर रोकने योग्य होते हैं। सबसे ज़्यादा किशोर कम उम्र के बच्चे ही जानकारी नहीं होने के कारण कौतूहलवश तंबाकू के चंगुल में फंसकर अपनी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, बिल्कुल ही एकदम मुंह पर नहीं लाना है, इसकी आदत नहीं लगने देना है। उन्हें लगता है कि पुड़िया फाँक कर मुँह में डालना शान की बात है। शुरू शुरू में ऐसे ही लगता है कि हम पुड़िया खा रहे हैं, बड़े हो गए हैं और बहुत मज़ा आता है खाने में, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना, आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि ऐसा करना पुरुष और स्त्री दोनों को नपुंसकता की ओर ले जाता है। तंबाकू सेवन करने से चेहरे पर झुर्रियाँ भी जल्दी ही पड़ने लगती हैं। कैंसर के मुख्य लक्षण जो है वो इस प्रकार हैं। कैसे हम समझेंगे कि कैंसर हो सकता है, तो इसके लिए कुछ लक्षण दिए गए हैं। सिम्टम्स जिसको कहते हैं, पेट, आंत एवं मूत्राशय संबंधित समस्या हो सकती है, घाव का आसानी से ना भरना, मुंह में उजला दाग, स्त्रियों की योनि से असाधारण रक्तस्राव या श्वेत स्राव होना, स्तन में गांठ या शरीर के किसी भी भाग में गांठ या गिल्टी की शिकायत होना, ठोस तरल पदार्थ निगलने में कठिनाई होना, मस्सा या तिल में आकस्मिक परिवर्तन होना, आवाज़ में परिवर्तन होना और अधिक दिनों तक खांसी रहना, ये सब कैंसर के लक्षण हैं। और आगे यहाँ पे मुंह में कैंसर होने के जो मुख्य लक्षण हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, इसे भी आप सावधानी पूर्वक पढ़ लें। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने जो है इस अध्याय में दिए गए जो खास तथ्य थे उसका अध्ययन कर लिया है, और अब हम इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल जान लेते हैं। तो बच्चों एवं बच्चियों, आप जो हैं वो देश के भविष्य हैं। तंबाकू का सेवन नहीं कर आप अपने देश को बचा सकते हैं। जिंदगी चुने, तंबाकू नहीं। अभ्यास में जो पहला प्रश्न है वो वैकल्पिक प्रश्न है, जिसमें 4 उत्तर आपको दिए गए हैं। इसमें जो सही होगा उस पर आपको सही का निशान लगाना है। क्वेश्चन है किशोरावस्था की अवधि है, तो इसका उत्तर होगा दूसरा वाला, 11 वर्ष से 19 वर्ष। ख नंबर में है सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, इसका उत्तर होगा 4 में, किशोरावस्था में। फिर है टेस्टोस्टेरोन है, यह पुरुषों का हार्मोन होता है, तो ये तीसरा नंबर होगा, पुरुष हार्मोन। उसके बाद है सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा दूसरा नंबर, 11 से 13 वर्ष में। अगला प्रश्न है बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, का नंबर में ऑप्शन दिया है खूब खाना खूब नहाना, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा है कम खाना कम सोना, ये भी गलत है, इससे भी स्वास्थ्य के लिए जो है अच्छा नहीं है ये। तीसरा नंबर है दिन में सोना रात में जागना, ये भी गलत है। ये सब जो है अच्छी आदतों में नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए ये सारी जो है अच्छे नहीं है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, चौथा। अगला प्रश्न है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाएं। का नंबर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, तो ये गलत है, ये किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। दूसरा है शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय से होता है, गलत है ये। और तीसरा है पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। घ नंबर में है युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, तो ये सही है।
अगला है इंसुलिन की कमी से घेघा रोग होता है, तो ये गलत होगा, ये गलत कथन है। आगे है कॉलम ए के शब्दों का कॉलम बी के उचित शब्दों से मिलाइए। शुक्राणु का मिलान आपको करना है विर्शन से, ठीक है, क्योंकि ये विर्शन में ही उत्पन्न होता है, तो इसका हो जाएगा पहला का चौथा। दूसरा है अंडाणु, अंडाणु जो है अंडाशय में बनता है, तो इसका पहला हो जाएगा। हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इंटरनल। और चौथा जो है शिशु, इसका होगा गर्भाशय में ये डेवलप होता है, तो इसका हो जाएगा चौथा का तीसरा। और आगे यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, और आगे जो प्रश्न है वो है किशोरावस्था से क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, यह मनुष्य के जीवन काल की वह अवस्था है जिसमें शरीर में अनेक परिवर्तन आती है, जैसे शरीर का लंबा होना, दाढ़ी मूंछ निकलना, प्रजनन की योग्यता प्राप्त करना इत्यादि। यह 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष की अवस्था है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न है, तो हम लिखेंगे 6 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था जो है वो बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड कही जाती है। 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाता है। अगला प्रश्न है बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप क्या करते हैं, तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, बेहतर सेहत के लिए हम निम्न कार्य करते हैं। पहला पॉइंट है भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिजों को पर्याप्त मात्रा में लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हम नियमित व्यायाम करते हैं। तीसरा पॉइंट है हम रोज़ अपना व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तंबाकू को मीठा जहर क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है उन्हें खाने में अच्छा लगता है, लेकिन यह उनके शरीर के लिए बहुत विनाशकारी होता है, यह उनके शरीर को खोखला बना देता है, इसलिए तंबाकू को मीठा जहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है तंबाकू से होने वाली कैंसर की बीमारियों से शरीर का कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तंबाकू का प्रभाव मुंह से लेकर फेफड़ों के साथ साथ रक्त धमनियों पर भी पड़ता है। साथ ही साथ इसका बुरा प्रभाव दिमाग, आँख, हड्डी, पेट, खाने की नली, मूत्राशय और शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ता है। तंबाकू सेवन एवं धूम्रपान करने वाले को भूख भी ठीक तरह से नहीं लगता है, मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है तथा मुंह से दुर्गंध आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा सिर्फ बिहार में कितने प्रतिशत लोग तंबाकू तथा तंबाकू से बनी वस्तुओं का सेवन करते हैं, इसका उत्तर है भारत में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भारत में 50 लाख बच्चे 15 साल की उम्र से तंबाकू के आदी हो जाते हैं। प्रतिदिन 55,000 बच्चे तंबाकू का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। बिहार में प्रतिवर्ष करीब 1 लाख नए कैंसर मरीज होते हैं और इनमें से 50% लोगों को तंबाकू एवं इसके दुष्प्रभाव की जानकारी ही नहीं होती है। अगला प्रश्न है कैंसर के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैंसर के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं, किताब में भी देखिएगा आपको लास्ट में दिया गया है। पहला पॉइंट है पेट, आंत एवं मूत्राशय संबंधित समस्या। दूसरा पॉइंट है घाव का आसानी से ना भरना। तीसरा पॉइंट है मुंह में उजला दाग। चौथा पॉइंट है स्त्रियों की योनि से असाधारण रक्त स्राव या श्वेत स्राव। अगला पॉइंट है स्तन में गांठ या शरीर के किसी भी भाग में गांठ या गिल्टी की शिकायत। और अगला पॉइंट है अधिक दिनों तक खांसी रहना इत्यादि। सो स्टूडेंट इस अध्याय में यहीं तक। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।